नमस्कार स्टूडेंट्स, हमें नटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ बिहार के मॉडर्न पार्ट के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। जितना मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार हमने पढ़ा है उतने ही का ही हम लोग अभी देखेंगे। दो मेजर टॉपिक जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में रह जाता है, दैट इज जनजातीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का जो पार्टिसिपेशन था उस बारे में, राइट। तो वो दोनों हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन अभी तक जितना हमने कवर किया है उतने का ही ये आपका एमसीक्यूज है। 56 लगभग एमसीक्यूज हैं, ठीक है। और उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप जनजातीय आंदोलन और आपका जो बिहार का जो स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा था या जो उनका पार्टिसिपेशन था उस पर आप वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए और हम लोग इसके साथ टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पर। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 3 है ये, ठीक है। पहला सवाल, विच सिटी ऑफ बिहार वॉज नेम्ड अजीमाबाद, ठीक है। तो अजीमाबाद किस शहर का नाम था या किसने रखा था, दोनों ही सवाल हो सकते हैं, राइट। तो इसका जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है उदंतपुरी, बी है आपका मुंगेर, सी है पाटलिपुत्र एंड डी है बक्सर, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी पाटलिपुत्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अजमुद्दीन जो है वो औरंगजेब का जो पोता था, उसको मतलब बिहार बुला लिया गया था, ठीक है। और उसके बाद उसने बिहार पे 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे सौंदर्यीकरण पे, ठीक, ब्यूटिफिकेशन पे। और उसके बाद एक शहर बसाया था जिसका नाम अजीमाबाद रखा था उसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो V9 लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन का नंबर है V9.2 है। तो 2 तो क्वेश्चन का नंबर है, V9 क्या है, वीडियो 9 है। मेरा जो प्लेलिस्ट है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा एक बार आप, ठीक है। तो उसमें आपका जो 9वां वीडियो होगा, यानी 9वां लेक्चर जो है, 9वां क्लास जो है, उसमें आपको ये जो सवाल है उसके करस्पॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन दिख जाएंगे, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्पर टू गेट कोरोनेटेड इन बिहार, ठीक है। किसका जो ताजपोशी था वो आपका बिहार में हुआ था, ये पूछा गया सवाल में। ए बहादुर शाह 1, बी अजीमुद्दीन, सी जहांगीर शाह एंड डी इज फारूक सियार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फारूक सियार हो जाएगा, ठीक। तो होता क्या है कि फारूक सियार के पिताजी जो थे, ठीक है, वो बैटल हार जाते हैं जहांगीर शाह से और वो मारे जाते हैं। तो जहांगीर शाह जाकर के दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। फारूक सियार उस समय बिहार में होता है और वो किसी के हेल्प से, अभी सवाल आएगा उस पर, ठीक, किसी के हेल्प से वो जो है आपका राजा बनता है और फिर वो बैटल ऑफ आगरा होता है और वहाँ पर वो जहांगीर शाह को हरा करके फाइनली दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। अगला सवाल क्या है, हु हेल्प फारूक सियार गेन हिज थ्रोन फ्रॉम जहांगीर शाह, ठीक है। ये मुगल एम्पायर हैं दोनों ही। तो फारूक सियार को हेल्प किसने किया था, ए सईद ब्रदर्स, बी निज़ामुल मुल्क, सी अलीवर्दी खान, डी शुजा-उद-दौला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सईद ब्रदर्स। आपको क्या करना है, कमेंट में दोनों सैयद ब्रदर्स का नाम लिखना है, 2 लोग थे, ठीक है, दोनों का नाम आपको कमेंट में लिखना है, राइट। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चौथा नंबर सवाल, मीर जुमला, सरबुलंद खान, निज़ामुल मुल्क, अलीदत खान, फ़ख-उद-दौला वेर द नेम्स ऑफ, मैंने ये जो नाम आपने अभी देखा जो लिखा हुआ है इस सवाल में, वो क्या थे, मैंने ये नाम के बारे में क्या खास बात है। तो ए ऑप्शन है नवाब बंगाल थे ये, बी ऑप्शन है सूबादार ऑफ बिहार अपॉइंटेड बाय मुगल्स, सी ऑप्शन है सूबादार ऑफ बिहार अपॉइंटेड बाय नवाब्स एंड डी इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। मुगलों द्वारा इनको अपॉइंट किया गया था सूबादार ऑफ बिहार। अगला सवाल है, 1739 में बिहार और बंगाल वॉज मर्ज्ड एंड दिस वॉज एक्सेप्टेड बाय, तो बिहार बंगाल का जो मर्जर है वो 1739 में होता है, राइट। और जो इसका मर्जर है इसको एक्सेप्टेंस किसी ने दिया होगा, तो जो सबसे ऊपर बैठा होगा वही होगा, वो कौन होगा, मुगल बादशाह होगा, ठीक है। उस मुगल बादशाह का आपको नाम बताना है। ए ऑप्शन है मोहम्मद शाह, बी है आपका फारूक सियार, सी है ब्रिटिश गवर्नर, डी है अहमद शाह अब्दाली, राइट। तो 1739 में मोहम्मद शाह जो है, मोहम्मद शाह रंगीला भी उनका नाम बोला जाता है कहीं कहीं पे, तो उन्होंने ही इसका एक्सेप्टेंस पे साइन किया था, ठीक है। वो ऑलरेडी उनके पास ज़्यादा कुछ पावर था नहीं, जो बने हुए हैं वो बने रहें, इसलिए उन्होंने उसको ओके कर दिया। ऑलरेडी वो नादिर शाह के इन्वेजन से परेशान था, पूरा लूटपाट मचा रखा था दिल्ली में उसने, ठीक है। तो जो हो रहा है होने दो, है ना, ज़्यादा बोलोगे तो फिर भगा दिए जाओगे, राइट। अगला सवाल है, अलीवर्दी खान, जैनुद्दीन हैबत जंग, ठीक है, सिराजुद्दौला, राजा राम नारायण, ये लोग क्या थे, ठीक है। ऑप्शन ए है सूबादार ऑफ बिहार अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सूबादार ऑफ बिहार अपॉइंटेड बाय मुगल्स, सूबादार ऑफ बिहार अपॉइंटेड बाय नवाब्स एंड डी इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ये नवाब के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। तो इनिशियली जो कुछ आपके सूबादार थे बिहार के, उसको अपॉइंट करने वाले मुगल बादशाह थे, लेकिन धीरे धीरे जब मुगल के हाथ से पावर चला गया तो पावर कहाँ आ जाता है, तो ईस्टर्न इंडिया का जो पावर है वो नवाब के हाथ में आ जाता है, तो नवाब जो है इनको अपॉइंट करने लग गए, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। तो जो अलग पृथक अपना जो एक स्टेट बना रहा था, तो
तो उसमें अपने आप को नवाब डिक्लेयर करता है। तो पहला ये आदमी कौन था जिसने अपने आप को पहला नवाब डिक्लेयर किया? ए मुर्शिद कुली खान, बी अली वर्दी खान, सी सरफराज खान एंड डी सिराजुद्दौला। ये चारों ही नवाब के नाम है, तो इसका आंसर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए मुर्शिद कुली खान, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 8वां नंबर वीडियो 9 से ही है। हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन मराठास अटैक्ड उड़ीसा एंड कैप्चर्ड इट। ठीक है, तो जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो है तीनों ही आपके नवाब के कंट्रोल में आता था, जो बंगाल के नवाब थे उनके कंट्रोल में आता था। तो मराठा का अटैक होता है और वो उड़ीसा जो है वो उठा के लेके जाते हैं, मैंने उठा के नहीं ले जाते हैं, वही हैं क्या उनके कंट्रोल में चला जाता है बेसिकली, राइट। तो ये किसके टाइम में हुआ था? ए मुर्शिद कुली खान, बी शुजाउद्दौला, सी अली वर्दी खान एंड डी सिराजुद्दौला। इसका सही आंसर है अली वर्दी खान, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए वीडियो 9 से 9वां सवाल। हु वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, तो एक टाइम तक जो आपका शुरू हुआ था मुर्शिद कुली खान से शुरू हुआ था, और एक लास्ट आपका नवाब आएगा जो इंडिपेंडेंट था। इसके बाद जो आएंगे वो सारे जो हैं ब्रिटिश के पपेट नवाब्स होंगे, राइट। तो लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब किसको बोला गया? ये ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान, बी शुजाउद्दौला, सी अली वर्दी खान एंड डी सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो था वो मतलब बहुत यंग था, 21-22 साल का था, और वो जब नवाब बना था तो वो लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब था। ठीक है, उसके बाद जितने भी आए मीर जाफ़र, मीर कासिम जो भी थे सब पपेट नवाब थे। ठीक है, आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि बंगाल के नवाब जो है आखिरी नवाब कौन था, राइट, क्योंकि जो पपेट नवाब हैं वो बनते चले गए, और समवेयर अराउंड 70-73 तक जो है आपका नवाब बन रहा था कि वन फॉर्म ऑफ द अदर नवाब तो वहाँ आ रहे थे, राइट। 70-73 के बाद क्या करती है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सीधा अपने कंट्रोल में ले लेती है, और उसके बाद वो पावर जो है मतलब जो पोस्ट है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला आखिरी नवाब था। ठीक है, चलिए आखिरी नवाब एज एन इंडिपेंडेंट नवाब था। 10th क्वेश्चन, हु वाज द कमांडर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बैटल प्लास। ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपको लग रहा हो कि सर थोड़ा टफ हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है या इसके बारे में मुझे नहीं पता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को रेफर कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। हु वाज द कमांडर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बैटल प्लासी। बैटल प्लासी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व जो है वो किसके हाथ में था? ए ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव, बी इज हेक्टर मुनरो, सी इज लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में इसका कंट्रोल था। 11वां सवाल, हु वाज मेड नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल प्लासी। तो बैटल प्लासी मैंने आपको बताया कि उसमें सिराजुद्दौला को हरा करके मार करके रफा दफा कर देते हैं। ठीक है, तो अब पोस्ट तो बना हुआ है नवाब का, तो वहाँ किसी को तो बैठाना पड़ेगा। ब्रिटिश जो है डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आना चाहते थे, इस कारण से उन्होंने उस पुष्प पपेट को बैठाया और उसका नाम था मीर जाफ़र। ठीक है, चलिए अगला सवाल 12 नंबर, हु लेड द सीज ऑफ पटना इन 1759 बट वॉज ड्रिवन अवे बाय द कैप्टन नॉक्स। ठीक है, तो इससे जो अभी लास्ट सवाल था उस वो सब मैंने आपको सीधा याद होना चाहिए, उसमें नो इफ एंड बट कोई कुछ भी नहीं है। ये जो सवाल हैं आपको ये आपको थोड़े कम देखने के लिए मिलेंगे, ये सिर्फ बिहार के ही सवाल मतलब बिहार में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी इससे पहले जो सवाल था वो आपको इंडिया का हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सवाल पर्टिकुलरली आपको बिहार के ही एग्जाम से मिलेंगे देखने के लिए कि पटना का सीज किसने डाला था। पटना का सीज मतलब चारों बगल से घेराबंदी करके बैठ गए कि ना तो किसी को आने देंगे ना किसी को जाने देंगे, लेकिन कैप्टन नॉक्स जो हैं वो अपने कमांड का अंडर में सबको भगा देते हैं। तो कौन था ये घेराबंदी करने वाला? ए मीर जाफ़र, बी मीर जुमला, सी शाह आलम टू एंड डी अली वर्दी खान। ठीक है, तो अली वर्दी खान तो नवाब था, वो तो हटा ही दो, राइट। मीर जाफ़र जो है वो मतलब आपका ये था 1759 में समवेयर ही वाज द नवाब, बट वो तो खुद ही नवाब है, उसको घेराबंदी करने की ज़रूरत क्या है ना। उसको खाना पीने के लिए ब्रिटिश सरकार जो है वो पैसा दे ही रहा था, तो उसके मतलब हित में कुछ अलग घटित मतलब खराब घटना हो रहा हो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, वो अपना खुश था, अपने महल में बैठा हुआ खुश था, उसको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। किसको ज़रूरत था? ये शाह आलम टू को ज़रूरत था। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि मुगल का जो कंट्रोल है वापस उस एरिया पर आए जो कि जा चुका था। 1757 में नवाब हार जाता है, पपेट नवाब आ जाता है, तो उनका कंट्रोल जो है मुगल का जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है। उसको वापस कंट्रोल दिलाने के लिए वो शाह आलम टू प्रयास करता है और पटना का सीज डालता है, घेराबंदी डालता है, लेकिन कैप्टन नॉक्स उसको भगा देते हैं। चलिए अगला सवाल, हुज फॉर्मल कोरोनेशन वॉज हेल्ड इन 1761 इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज फैक्ट्री इन पटना। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री पटना में जो था वहाँ पर किसका कोरोनेशन होता है 1761 में? तो आपको ताजुब होगा अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो। इसका आंसर क्या होगा? वो पहला ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, बी है शाह आलम टू, सी है अकबर टू, डी है बहादुर शाह जफर, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शाह आलम टू। तो कुछ लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि शाह आलम टू जो है वो घेराबंदी डालता है,
लेकिन उसको दिखता है कि भाई उसको तो भगा तो दिया, भागने के बाद उसको पता चलता है कि ये ब्रिटिश ही हैं जो हमको वापस सुल्तान बना सकते हैं, है ना। तो वो क्या करता है, उनसे हाथ मिला लेता है और उनका हाथ मिलाने के बाद उनका कोरोनेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने टर्म्स पर उनसे उनका कोरोनेशन कर देती है। मैंने वो बोल देते होंगे कि ठीक है तुमको हम राजा बनाएंगे, हमको इसके बदले में इतना पैसा दे दो, खुश हो जाएगा, दोनों खुश। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। 14 नंबर, वेयर डिड मीर कासिम शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम बनते हैं नवाब, ठीक है। वो भी बनाने वाले उनको अंग्रेजी थे। मुर्शिदाबाद में क्या था, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था अंग्रेजों का, राइट। तो वो अपना कैपिटल वहाँ से उठा करके कहीं शिफ्ट करते हैं। उसका ऑप्शन ए है पटना, बी इज़ बिहार शरीफ, सी इज़ दरभंगा एंड डी इज़ मुंगेर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा। मुंगेर में अपना वो कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं। 15वां सवाल, ये वीडियो 9 से ही अभी तक चल रहा है। व्हेन डिड पटना मैसेकर अंडर मीर कासिम हैपन। ठीक है, तो पटना मैसेकर कब होता है, इसी तरह से फैक्चुअल सवाल है, याद रखना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये 1763 में होता है पटना मैसेकर, राइट। हु वॉज द कमांडर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। ये मैंने आपको अलग से पॉइंट आउट करके पढ़ाया था। सॉरी, ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है आपका हेक्टर मुनरो, सी है लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड डी इज लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो ये मैंने आपको अलग से पॉइंट आउट करके बताया था कि इसके जो है कमांडर वो हेक्टर मुनरो थे। इनको बस युद्ध के लिए बुलाया गया था, राइट। उसके बाद जो सेटलमेंट हुआ या जो संधि का साइन हुआ, ट्रीटी का साइन हुआ, उसके लिए रॉबर्ट क्लाइव आए थे। नेक्स्ट सवाल, विच ट्रीटी वाज साइंड पोस्ट बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर जब हार जाती है, ये तीन सेनाएं थी ना आपकी, बंगाल के नवाब, आपके शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब थे, और शाह आलम द्वितीय जो आपके मुगल बादशाह थे। तीनों का जो कमांड सेना है वो ब्रिटिश से लड़ती है, वो हार जाती है बक्सर में 1764 में। इसके बाद ट्रीटी साइन होता है एक, ठीक है। ट्रीटी साइन जो होता है वो ट्रीटी का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ए इज ट्रीटी ऑफ पटना, ट्रीटी ऑफ लखनऊ, ट्रीटी ऑफ बक्सर, डी इज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल 18, राजा राम नारायण, राजा शिताब राय, राजा कल्याण सिंह वेर अपॉइंटेड एज डैश बाय ब्रिटिश। ठीक है, तो 1765 में जब ट्रीटी साइन होता है उसके बाद एक नया पोस्ट क्रिएट किया जाता है। उस पोस्ट का नाम बताना है आपको, और उस पोस्ट पे ये तीनों लोग बैठते हैं। ठीक है, क्रमशः ही बैठते हैं। ए नायब नाजिम, बी नवाब बंगाल, सी कलेक्टर्स, डी नन ऑफ देव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नायब नाजिम हो जाएगा। नवाब तो ऑलरेडी था ही, ठीक है। कलेक्टर्स तो मतलब बहुत छोटा ये हो गया, इनको नायब नाजिम बना के भेजा गया था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकते हैं इनको बिहार का। हु इंट्रोड्यूस्ड डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल इन 1765। मैंने आपको बताया कि हेक्टर मुनरो लड़ाई कर लेता है, उसके बाद उसको हटा दिया जाता है पिक्चर से, और रॉबर्ट क्लाइव आ जाते हैं, राइट। तो 1765 में जब डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लागू हुआ बंगाल में, उसको लागू करने वाले कौन थे, सर हेक्टर मुनरो, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो इसके जो अप्लाई करने वाले हैं वो हैं कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 20 नंबर सवाल, ये देखिए अभी वीडियो 10 शुरू हो चुका है ना। वीडियो 9, 18 सवाल जो है वीडियो 9 तक था, 19वां सवाल अभी हमने देखा वो वीडियो 10 से है, 20वां सवाल भी आपका वीडियो 10 से है। ठीक है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ गोलघर बिल्ट इन पटना। ठीक है, पटना में जो गोलघर है उसका पर्पस क्या था, क्यों बनाया गया उसको, क्योंकि ये एक ब्रिटिश वॉच टावर का काम करता था। ऑप्शन ए अम्युनिशन स्टोरेज हाउस का काम करता था, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका जेल फॉर कोर्ट सेंटेंसिंग। ठीक है, जो वहाँ पर कोर्ट्स होते थे, उनके जो कैदी होते थे उनको रखने के लिए गोलघर बनाया गया था। ठीक है, डी है ग्रेनेडी हाउस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेनेडी हाउस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया था, दो अकाल पड़ गए थे, और दोनों ही चक में बहुत लोग मारे गए थे। तो इस चीज़ का बहुत थुथु हुआ था, और इनको कुछ ऐसा व्यवस्था करना था जिसके तहत ये लोग कि इस तरह का जो आपदा आता है उसको हैंडल कर सकें। चलिए अगला सवाल 21 नंबर, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंजीनियर हु डिज़ाइन गोलघर। ठीक है, जो गोलघर डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर थे उनका क्या नाम था, ए जॉन ब्रैडफील्ड, बी जॉन स्मिटन, सी एल्फ्रेड हिचकॉक, डी कैप्टन जॉन गास्टिन। इसका आंसर डी हो जाएगा, कैप्टन जॉन गास्टिन हो जाएगा, राइट। 22nd सवाल अब चलते हैं। डैश फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्टेड मैन्युफैक्चर होगा, मैं सही कर दूंगा इसको, मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिगो ऑन लार्ज स्केल ऑन कमर्शियल बेसिस इन 1782। तो उस पर्सन का नाम बताना है जिन्होंने लार्ज स्केल इंडिगो का कल्टीवेशन शुरू करवाया कमर्शियल पर्पस के लिए 1782 में। ठीक है, इनका नाम क्या है, ए सैमुअल मैन्सफील्ड, बी फ्रांसिस ग्रैंड,
सी आर्थर चार्ल्स ट्रेवर एंड डी इज अलेक्जेंडर क्यूमिन। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी फ्रांसिस ग्रैंट। ठीक है, फ्रांसिस ग्रैंट का नाम रखिएगा। इसके साथ दो फैक्ट्स, एक तो ये वाला है, ठीक है, एक और आगे आएगा। 23rd नंबर, व्हेन वाज द पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस स्टार्टेड इन बिहार? ऑब्वियसली मैंने इंडिया में नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग बीपीएससी के लिए चीज़ें देख रहे हैं, तो उस हिसाब से कहीं अगर मिसिंग है बिहार का नाम तो आप मान के चलिए बिहार का ही बात हो रहा है। ठीक है, तो बिहार में कब स्टार्ट हुआ था? 1835, 1845, 1854, 1871। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड डालहौजी जो हैं वो 1850 के आसपास आए थे, तो उसके बाद ही हुआ होगा 1854, इसका आंसर हो जाता है। When did रेलवे सर्विसेज स्टार्ट इन बिहार? रेलवे सर्विसेज कब स्टार्ट हुआ बिहार में? 1850, 1852, 1862, 1872। ठीक है, तो ये आपका रेलवे तो काफ़ी पहले ही शुरू हो गया था इंडिया में, बट बिहार पहुंचते पहुंचते उसको 1862 हो गया था। ठीक है, चलिए, व्हाट इज़ द करंट नेम ऑफ ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन इन बिहार? जो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है अपने बिहार में, उसका आज के डेट में क्या नाम है? ए ऑप्शन है पटना साहिब, बी मुंगेर, सी सासाराम, डी भागलपुर। सारे रेलवे स्टेशन के ही नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पटना साहिब। 26वां सवाल, हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम ब्रिटिश रॉयल फैमिली टू विजिट बिहार? ठीक है, बिहार विजिट करने वाले ब्रिटिश रॉयल फैमिली के जो राजघराना था ब्रिटिश का, उसके पहले आदमी कौन थे बिहार में आने वाले? विलियम III, एल्बर्ट एडवर्ड, जॉर्ज I, क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। एल्बर्ट एडवर्ड जो है वो पहले ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मेंबर थे जो बिहार आए थे। व्हाट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉर्ड कर्जन ऑन हिज बिहार विजिट इन 1903? 1903 में लॉर्ड कर्जन आए थे बिहार, तो उन्होंने किस चीज़ की स्थापना की थी? ए पटना मेडिकल कॉलेज, बी सर्वेयर स्कूल, सी बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड डी इज एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन पूसा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन पूसा जो है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। दोस्तों, चीज़ों को मैं थोड़ा जल्दी खींच रहा हूँ, ये मानते हुए कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। और यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं रख रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे का मैं बता रहा हूँ, बट ज़्यादा नहीं रख रहे हैं यहाँ पर, राइट। चलिए, ये हमारा वीडियो 10 तक का सवाल था, 27 नंबर तक। अभी वीडियो 11 से सवाल आएगा। ठीक है, 28वां नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ बिहार साइंटिफिक सोसाइटी? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? सर सैयद अहमद खान, सैयद इमदाद अली, सर सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसके जो फाउंडर थे वो थे ऑप्शन बी सैयद इमदाद अली। अब ये इमदाद अली जी जो हैं वो सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ मूवमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और वो चाहते थे कि जैसे जो मुसलमानों में जो पिछड़ापन है उसको हैंडल करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने जो अलीगढ़ मूवमेंट चलाया है कि वो लोग एजुकेशन लेना शुरू करें, वेस्टर्न एजुकेशन लेना शुरू करें, नहीं तो वो पीछे रह जाएंगे। उसी के समकक्ष या उसी जैसा जो है वो बिहार में चाहते थे। उनका यूपी में था, बट उसको एक्सटेंड करने वाले बोल सकते हैं या उसका एक प्रतिबिंब बोल सकते हैं, जो मिरर इमेज बोल सकते हैं, वो कोशिश किया कि किसने? इमदाद अली ने। उनका यही ये था कि रिलीजियस एजुकेशन इज़ गुड, वो तो आपको मदरसे में मिल ही जाता है, बट वेस्टर्न एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, राइट। इसी के लिए उन्होंने इस बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैगजीन प्रिंटेड बाय बिहार इंडियन एसोसिएशन? अभी हमने बिहार साइंटिफिक सोसाइटी देखा, उसी का नाम है बिहार इंडियन एसोसिएशन। इनिशियली ये बिहार इंडियन एसोसिएशन नाम से ही फॉर्म हुआ था, बाद में उसका नाम जो है बिहार साइंटिफिक सोसाइटी कर दिया गया। तो इसका जो एक मैगजीन आता था जो फोर्टनाइटली था, 14 दिन में एक बार आता था, उसका नाम आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन है अखबार उल अखबार, मिरातुल अखबार, सी है आपका बिहार टाइम्स, एंड डी है बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए अखबार उल अखबार। ये इसका फोर्टनाइटली मैगजीन था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सदर अंजुमन ए हिंद। इट वॉज फाउंड बाय हरिवंश राय। दूसरा आपका स्टेटमेंट है इट्स फर्स्ट ब्रांच वॉज ओपन इन पटना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, मैंने तो ऑप्शन नहीं है, ये थर्ड स्टेटमेंट है इट वॉज एन एंटी डाउरी एजिटेशन एमंग कैस्ट कम्युनिटी। ठीक है, अभी आपको सही चुनना है इसमें से, ओनली 3, ओनली 1 and 2, 2 and 3 एंड ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ओनली 3 हो जाएगा। ठीक है, ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको करेक्शन करते हैं कि कुछ गलत होगा तभी तो ओनली 3 है, बाकी 1 और 2 गलत हो रहे हैं। तो गलत 1 और 2 में आपका जो हरिवंश राय हैं वो कैद सभा से थे, राइट। और इनका सदर अंजुमन जो हिंद है, सदर अंजुमन हिंद, इसका जो फॉर्मेशन है वो आपका मुंशी प्यारेलाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। पहला ब्रांच जो है पटना में नहीं, आरा में खुला था।
ठीक है, तो दोनों करेक्शन के साथ आप इसको याद रखेंगे। 31 वीडियो 11 से ये 31 सवाल, विच वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन बिहार? बिहार इंडियन एसोसिएशन, मोहम्मदन एजुकेशन कमेटी, कैस्त सभा एंड बिहार लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, तो बिहार लैंड होल्डर सोसाइटी जो है वो पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। इट वाज लिमिटेड, ठीक है, अपर क्लास लोगों के लिए ही था, सबके लिए नहीं था, बट ये फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिहार का था। ठीक है, चलिए। हु सेड बिहारीज आर डिप्राइव्ड फ्रॉम जॉब इन देयर ओन लैंड? ठीक है, तो आज के डेट में भी हो रहा है ना, कि बीएसएससी का जो वैकेंसी आता है उसमें दूसरे स्टेट्स में क्या होता है कि डोमिसाइल मांगते हैं, और हमारे स्टेट में क्या है कि किसी कोई भी आओ फॉर्म भर लो, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि बिहारीज आर डिप्राइव्ड फ्रॉम जॉब इन देयर ओन लैंड। उस समय भी था, अभी भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन उस समय ज़्यादा होता था। उस समय कारण था कि एजुकेशन में जो है पिछड़ापन था, ये कारण था, और बंगाली जो है डोमिनेट कर रहे थे। तो किसने बोला था ये? ए ऑप्शन है अली इमाम, बी है आपके आर जेनकिंस, सी ऑप्शन है महेश नारायण एंड डी है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन चारों दिए हुए हैं, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पटना के कमिश्नर थे, इन्होंने ऐसा बोला था। 33 सवाल, विच न्यूज़पेपर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल? ठीक है, तो उस समय कुछ न्यूज़पेपर हुआ करते थे जो कि बोलते थे कि भाई बिहार को बंगाल से अलग करो, हमारा जो प्रगति है वो रुक चुका है। तो पहला ऑप्शन है मुर्ग ए सुलेमान, बी है कासिद, सी है द इंग्लिशमैन, डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। सारे ही जो है वो आपके एडवोकेट कर रहे थे। 34 सवाल, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक पार्टीशन ऑफ बंगाल और सेपरेशन ऑफ बिहार? ठीक है, इस बुक के ऑथर कौन है? ए महेश नारायण, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी मजरूल हक, डी बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोनों ने मिलकर लिखा था, महेश नारायण जी और सच्चिदानंद सिन्हा जी दोनों ने मिलकर लिखा था। चलिए 35 सवाल पे, बिहारी छात्र सम्मेलन ऑफ 1906 फर्स्ट स्टूडेंट एसोसिएशन था उस टाइम का, किसने फॉर्म किया था इसको? वाज फॉर्म बाय हुम, ऐसा पूछा है। तो ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है महेश नारायण, सी है सच्चिदानंद सिन्हा, डी है मजरूल हक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय तो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, बट जब ये कब 1906 का बात है, तो समवेयर अराउंड 40 साल पहले का बात है। तो ही वाज जस्ट कॉलेज पास आउट और काफ़ी यंग एनर्जी था उनके अंदर, तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी, बिहार छात्र सम्मेलन का। चलिए, वेयर डिड द 16th कन्वेंशन ऑफ बिहार छात्र सम्मेलन हैपन? मैंने आपको बताया था कि 16वां जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उस टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था गांधी जी का। ठीक है, ए पटना, बी भागलपुर, सी हजारीबाग, डी गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, 16वां कन्वेंशन कहाँ पर हुआ था छात्र सम्मेलन का? हजारीबाग में हुआ था, 1921-22 के अराउंड में हुआ था, 22 में हुआ था। ठीक है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी वाज फॉर्म्ड बाय? ठीक है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसने फॉर्म किया था? सीधा सीधा वन लाइनर सवाल है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। राजेंद्र प्रसाद, सरफराज हुसैन खान, सच्चिदानंद सिन्हा, अली इमाम। इसका आंसर हो जाएगा सरफराज हुसैन खान। ठीक है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है उसका फॉर्मेशन सरफराज हुसैन खान ने किया था। ठीक है, 30 सवाल, बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस। अब थोड़ा इसमें डिफरेंस है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी है ये क्या है आपका? बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड बाय। ठीक है, ए राजेंद्र प्रसाद, बी सरफराज हुसैन खान, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी सैयद अली इमाम। ठीक है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, सैयद अली इमाम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आप याद कीजिए, सीधा सीधा यही सवाल उठ के पूछेगा, इसमें कोई ज़्यादा इधर उधर नहीं घुमाने का चीज़ बचा हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ लॉ मेंबर ऑफ वाइसरॉय लॉर्ड मिंटोज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल? ठीक है, वाइसरॉय मिंटो का एक इंपीरियल मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया था, उसके पहले आपका जो मेंबर्स होते थे, इंडियन मेंबर्स होते थे, वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में होते थे। काफ़ी लोग इसके मेंबर थे, उसमें एक अपने बिहार से भी थे, उनका नाम पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, ए सरफराज हुसैन खान, बी सैयद अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा, डी राजेंद्र प्रसाद। तो ये सैयद अली इमाम थे। ठीक है, इन्होंने ही बोला था कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, इन्होंने जो उसका आधार, जिस आधार पे इसका पार्टीशन किया है वो गलत है, और जो सही पार्टीशन का तरीका है मैंने, या सेपरेशन बोल सकते हैं आप उसको, कि बिहार और बंगाल को अलग किया जाए। ठीक, चलिए 40वां नंबर सवाल चलते हैं। हु अनाउंस सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल? ठीक है, तब बिहार और बंगाल का सेपरेशन अनाउंस करने के लिए कौन था? ए क्वीन एलिजाबेथ II, बी प्रिंस चार्ल्स, सी प्रिंस एडवर्ड्स I, डी किंग जॉर्ज V। ठीक है, तो इसका जो दिल्ली दरबार हुआ था वहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ था। इन 4 में से कोई हस्ती इंग्लैंड से आए थे जिन्होंने इसका डिक्लेरेशन का अनाउंसमेंट किया था। ठीक है, सेपरेशन का अनाउंसमेंट किया था, सॉरी।
तो इसका आंसर हो जाएगा किंग जॉर्ज 5, ये याद रखना है, ठीक है। When was the declaration announced about the separation of बिहार फ्रॉम बंगाल? तभी अनाउंस किसने किया? किंग जॉर्ज 5 ने किया। किस डेट को किया, ये सवाल हम पूछा है, ठीक है। 12 नवंबर 1911, 12 दिसंबर 1911, 22 मार्च 1912 और 1 अप्रैल 1912, ठीक है। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा बी, 12 दिसंबर 1911 को। अब इसमें पहला डेट तो किसी काम का नहीं है, दूसरा मैंने बी, सी और डी जो है तीनों ही काम के डेट्स हैं। तो बी को अनाउंसमेंट हुआ था, सी का जो डेट है उस दिन हस्ताक्षर हुआ था, एंड डी का जो डेट है वो इफेक्ट का डेट है जिस दिन वो एक्चुअली अलग हो गया था, ठीक है। जो फोर्स में आना बोलते हैं, इन फोर्स जो बोलते हैं, वो आपका 1 अप्रैल 1912 से दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करने लग गए थे। 22 तारीख को साइन हुआ था, 22 मार्च को, उस दिन हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं। चलिए 42वां सवाल, हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है। तो जब सेपरेशन हो जाता है बिहार का, जो बिहार बंगाल अलग अलग हो जाते हैं, तो जो बिहार है उसको एक स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया था, ठीक है। स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया था तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंटमेंट होता था, राइट। आज के डेट में भी जिस स्टेट में आपके लेजिस्लेचर नहीं है या केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं, ठीक है। जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, या फिर चंडीगढ़ हो गया, या पौंडीचेरी हो गया, या दादरा नगर हवेली हो गया। तो हर जगह पर क्या आपको देखने के लिए मिलेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने के लिए मिलेगा। बाकी जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उसमें आपको गवर्नर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये पूछा है कि बिहार का फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर चार्ल्स बेली, बी ऑप्शन है एडवर्ड एल्बर्ट गेट, सर एडवर्ड वेरे लिविंगे, सर सैयद अली इमाम, राइट। ये आपसे पूछा फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, इसका आंसर ए हो जाएगा सर चार्ल्स बेली, ठीक है। एक बेली आपका ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का भी ये कप्तान था कुछ टाइम तक, आई थिंक 7-8 साल पहले, ठीक है। तो उसी से आप नाम याद रख सकते हैं कि सर चार्ल्स बेली जो हैं वो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है। आगे एक सवाल आएगा जो बिहार का पहला गवर्नर पूछेगा, दोनों में आपको डिफरेंस समझना है, वहाँ मैं बताऊँगा आपको एक्चुअली डिफरेंस क्या है इसमें, और फर्स्ट ये और फर्स्ट वो में, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर में और फर्स्ट गवर्नर में, ठीक है। इन 1912 27th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट बांकीपुर पटना, ठीक है। तो एक सवाल ये भी हो सकता है कि 27वां जो सेशन है कांग्रेस का वो बांकीपुर में हुआ था, ये या कहाँ पे हुआ था, ये पूछ सकता है आपसे। दूसरा ये हो सकता है कि बांकीपुर पटना में कांग्रेस का कौन सा सेशन हुआ था, 27वां हुआ था, ठीक है। यहाँ पर प्रेसिडेंट का नाम पूछा है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का नाम क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी आर एन मुधोलकर एंड डी एस महात्मा गांधी। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। जो आर एन मुधोलकर जी हैं वो आपके यहाँ के प्रेसिडेंट थे ना। राजेंद्र प्रसाद क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जिस स्टेट में होता है वहाँ का आदमी नहीं हो सकता, वहाँ का मैंने प्रेसिडेंट नहीं हो सकता था, तो राजेंद्र प्रसाद तो नहीं हो सकते थे, ठीक है। महात्मा गांधी 1912 में पिक्चर में नहीं आए थे, 1915 में तो वो इंडिया ही आए थे। एक ही सेशन था जिसमें महात्मा गांधी जो है आपका प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस का, दैट वाज 1924 में। उसके अलावा और किसी सेशन में वो प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, मेंबर रहे होंगे लेकिन प्रेसिडेंट नहीं बने, ठीक है। चलिए, तो मुधोलकर साहब यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट बने थे। तो 3 सवाल है यहाँ पर, कौन सा सेशन? 27 सेशन, कहाँ पर? बांकीपुर पटना, और प्रेसिडेंट कौन था? आर एन मुधोलकर। 3 सवाल है, तीनों आपको याद रखने हैं। टाइम 1912। 44 सवाल वीडियो 11 से ही है। हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस इन पटना? पटना में पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है, उसका फोटो मैंने लगाया था अपने लेक्चर में। तो पूछा है कि उसका जो आर्किटेक्ट है, उसका जो डिज़ाइनर है या उसका इंजीनियर कौन था? रॉबर्ट फेलोज चिशहोर्न, J.F. मिनिंग्स, सर एडविन लुटियंस, सर हर्बर्ट बेकर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, J.F. मिनिंग्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, ड्यूरिंग विच नेशनल मूवमेंट ऑफ M.K. गांधी डिड द प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड विजिट इंडिया? ठीक है, तो M.K. गांधी के कुछ मूवमेंट्स हैं, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह नेशनल मूवमेंट नहीं था, रीजनल मूवमेंट था। बाकी ABC जो है आपका नेशनल मूवमेंट था। कौन से नेशनल मूवमेंट में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड जो है वो इंडिया आए थे, ये पूछा गया सवाल में। इसका आंसर NCM हो जाएगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। 46 सवाल, इन 1770 विच काउंसिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन पटना अंडर जेम्स अलेक्जेंडर? ठीक है, तो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिहार परिषद, C रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना, DS पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो आई गेस 1954 के आसपास फॉर्म हुआ, तो इसको तो हटा ही दीजिए, है ना। बाकी कौन सा काउंसिल फॉर्म किया गया था उस समय में? तो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना जो है वो जेम्स अलेक्जेंडर के अंडर में फॉर्म किया गया था। तो यहाँ पर 2 सवाल बनता है, एक तो जो सामने आपको दिख रहा है वो एक सवाल हो गया। ये आपसे ये पूछ सकता है कि 1770 में जो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना फॉर्म हुआ था वो किसके अंडर हुआ था? ठीक है, ये भी एक सवाल बन सकता है। तो यहाँ पर जेम्स अलेक्जेंडर, दोनों ही बातें आपको याद रखना है। पटना वॉज मर्ज्ड विथ विच डिस्ट्रिक्ट इन 1781? 1781 में पटना को मर्ज कर दिया गया था
किस डिस्ट्रिक्ट के साथ? तो ए गया, बी सासाराम, सी बक्सर, डी बिहार शरीफ। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। गया के साथ पटना को 1781 में मर्ज कर दिया गया था। हु वॉज अपॉइंटेड एज फर्स्ट इंग्लिश मजिस्ट्रेट ऑफ पटना? फर्स्ट इंग्लिश मजिस्ट्रेट कब का अपॉइंटमेंट क्यों जरूरी हुआ? क्योंकि फौजदारी वाला जो ये था ना मैटर्स था, उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अपने अंडर में ले लिया। EIC जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, तो उन्होंने मजिस्ट्रेट की वहाँ पर नियुक्ति की। ठीक है, तो पहला मजिस्ट्रेट कौन बना? रॉबर्ट पार्क, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड, जेम्स अलेक्जेंडर, जॉन विंस्टर्ट। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। अब यही फ्रांसिस ग्रांड वही हैं जो इंडिगो की फार्मिंग में थे, तो इनके लिए आपको 2 फैक्ट्स याद रखने हैं फ्रांसिस ग्रांड के नाम पर। पहला तो इंडिगो की फार्मिंग उन्होंने लार्ज स्केल पर शुरू करवाया तिरहुत में। दूसरा, इन्होंने ये जो है फर्स्ट इंग्लिश मजिस्ट्रेट है पटना में। ठीक है, और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति क्यों हुई ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया। इन 1875 तिरहुत वॉज सेपरेटेड इनटू दरभंगा एंड, दरभंगा और किस जिला में तिरहुत को सेपरेट कर दिया गया? 1875 में मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। तो दरभंगा मुजफ्फरपुर जो है वो आपका 1875 में अलग हो गया। इन 1920, ये वीडियो 12 से आ गया, अभी 12 से शुरू हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, देख लीजिएगा आप, ये जैसे सब वीडियो 12 से ही सवाल चल रहा है ना। ये देखिए वीडियो एक जो 45वां क्वेश्चन था वो आपका वीडियो 11 से था, अभी वीडियो 12 से सवाल शुरू हो गए। ठीक है, और वीडियो 12 जो है वो हमारा लास्ट वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार में। ठीक है, अभी और क्लासेस आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ये देख लिया हमने। ठीक है, इन 1920 हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा? नाउ ये यहीं पे मैं बोल रहा था आपको कि मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है दोनों में। ऑप्शन है ए सर चार्ल्स बेली, बी है MG हैलेट, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो हुआ क्या कि 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया फिर से एक बार, तो उसके बाद बिहार को जो है स्टेट का दर्जा मिल गया। इससे पहले वो क्या था, एक आप कह सकते हैं कि स्टेट ही जैसा था, बट उसमें आपके केंद्र शासित प्रदेश जो ऐसे हैं आज के डेट में जो डायरेक्ट कंट्रोल रखते हैं वैसा कुछ था, और उसको स्टेट का दर्जा मिल गया 1920 में। ठीक है, 1900 जब स्टेट का दर्जा मिल गया तो गवर्नर को अपॉइंट करना पड़ेगा। अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हो रहे थे, अब से क्या होगा 1920 ऑनवर्ड्स गवर्नर अपॉइंट होंगे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पहले बने थे वो कौन थे? सर चार्ल्स बेली। ठीक है, जो गवर्नर पहले बने वो कौन थे? श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि आपको इन दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, सी और डी में, सच्चिदानंद सिन्हा और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इन दोनों नामों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए। Who among the following became the first Indian to be nominated as the member of the Viceroy's Executive Council? ठीक है, ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सी अली इमाम, डी मोहम्मद शाफी। ठीक है, अली इमाम जो थे वो क्या थे? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। ठीक है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात हो रही है। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव वो भी उसमें वो लॉ मेंबर थे। ठीक, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात हो रही है, तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर जो है वो अपॉइंट कर सकता है फ्रॉम अमंग इंडियंस। ठीक है, एक भारतीय जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉमिनेट होकर के जाएगा 1920 ऑनवर्ड्स। वो आदमी कौन था ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक, ये आपके अगेन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। ठीक है, व्हेन डिड सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम उड़ीसा केम इनटू इफेक्ट? ठीक है, बिहार जो है उड़ीसा से कब अलग हो गया? 1 अप्रैल 1935, 36, 37, 38। ठीक है, तो ये 36 से अलग होकर के आ गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला सवाल, हाउ मेनी सीट्स डिड बिहार हैड इन 1937 इलेक्शंस? ठीक है, तो बिहार में कितने सीट्स पे इलेक्शन लड़ा गया 1937 इलेक्शन में? तो ऑप्शन ए 98 है, 107, 152, 243। 243 तो अभी है हमारा। ठीक है, 152 जो था उस समय जो है सीट बिहार में होता था, 152 होता था। ठीक, जिसमें उड़ीसा भी आता है, बिहार उड़ीसा मिला करके 152 था, मैंने बिहार झारखंड उड़ीसा तीनों मिला करके 152 था। ठीक है, 107 सीट पे कांग्रेस लड़ी थी, 107 जो बी ऑप्शन देख रहे होंगे उतने सीट पे कांग्रेस लड़ी थी, बाकी पे उन्होंने गठबंधन किया होगा, और 98 सीट उसमें से जीत करके आई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो जो कांग्रेस जितना सीट जीता वो है, ऑप्शन बी जो है जितना सीट पे लड़ा कांग्रेस वो है, ऑप्शन सी जो है वो 152 है जो टोटल बिहार का सीट है, और ऑप्शन डी जो है वो आज के डेट में अपना बिहार का जो सीट है वो है। ठीक है, तो 152 जो है आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। हु वाज द गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन बिहार इन 1937?
तो गवर्नर ऑफ बिहार कौन था, जो अभी हमने पढ़ा कि पहला गवर्नर कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो 1937 में जब इलेक्शन हुआ उसके बाद जो सरकार गठन का बात आया तो उस समय में जो गवर्नर कौन थे बिहार के, ये पूछा गया है। सर थॉमस जॉर्ज रुथरफोर्ड, बी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सी सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट, डी एम.जी. हैलेट। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एम.जी. हैलेट। ठीक है, इन्होंने अपॉइंट किया था कि आप आकर गवर्नर फॉर्म कीजिए। किसको किया था, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, तो जो आपका अष्टवाल जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था तब जो प्रांत होते थे उनके जो हेड होते थे उनको प्रीमियर या फिर प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार बोला गया है। तो कौन है, ए मोहम्मद यूनुस, बी श्री कृष्ण सिन्हा, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जे.पी. नारायण। ठीक है, तो ये कौन है, मोहम्मद यूनुस थे। श्री कृष्ण सिंह को इन्होंने न्योता भेजा था गवर्नर एम.जी. हैलेट ने कि सर आइए आप अपना सरकार फॉर्म कीजिए, बट उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनको एश्योरेंस नहीं मिला था कि हमारे काम में बाधा गवर्नर नहीं डालेंगे। जब उनको एश्योरेंस मिल जाता है तो मोहम्मद यूनुस का जो इन्होंने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं उनको डिज़ाइन करना पड़ता है और कांग्रेस जो है वापस मतलब पहली बार वहाँ पर सरकार बनाती है बिहार में। टू विच पार्टी डिड मोहम्मद यूनुस बिलोंग। ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस किस पार्टी के थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी मुस्लिम लीग, सी बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी, डी अदर रीजनल पार्टी। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी। तो इसके नाम में ही आपको दिखेगा कि जो नाम है कुछ मतलब से उन्होंने रखा था। बिहार मतलब बिहार में लोकली है। ठीक है, तो ये एक रीजनल पार्टी हुआ। इंडिपेंडेंट मतलब हम मुस्लिम लीग पर डिपेंडेंट नहीं है। मुस्लिम लीग चाहती थी हमारा अलग देश बने। ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान या इस टाइप की बातें, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान की बातें वो चाह रही थी। तो उनको पता था कि जो लोकल मुस्लिम्स हैं बिहार के उसमें से 10% तक 20% चले जाएंगे पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान, बाकी लोग को तो यहीं रहना है। ठीक है, तो उनका जो हित है वो कौन देखेगा, तो ये आपके इसीलिए उन्होंने ये मोहम्मद यूनुस जी ने इस पार्टी का गठन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं बदला, इसमें गलती से बदल दूंगा मैं। व्हेन डिड द कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिजाइन एट द ऑनसेट ऑफ द वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार टू के ऑनसेट पर कांग्रेस गवर्नमेंट ने हर जगह रिजाइन किया था, तो बिहार में कब रिजाइन किया था ये पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर ए सही हो जाएगा, दैट इज़ 1939। ठीक है, तो टोटल 57 क्वेश्चन हमने देखे। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बताइए और मिलजुल के आगे बढ़िए। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का ये ख़त्म होता है। थैंक यू, टाटा, ऑल द बेस्ट।